नमस्कार दोस्तों। और मार्केट में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। ऐसा लग रहा है कि शायद बॉटम बन गया है या कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए तो एक मीडियम टर्म के लिए बॉटम दिख जैसा रहा है। क्या है इसकी हकीकत? क्या वास्तव में बॉटम बन गया है या ये सिर्फ अभी एक बेयर मार्केट की रैली है? और अगर ये है भी बॉटम तो फिर क्या खरीदना चाहिए? एक बड़ा सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा। और एक चीज़ और है, गोल्ड में बेइंतहा तेज़ी चल रही है और तमाम भारत के बाज़ारों में अगर आप देखेंगे तो रुपी टर्म्स में 90,000 से ऊपर 92,000 तक पहुँचता हुआ दिख रहा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, तो इन सारे सवालों का आज हम जवाब लेंगे। और आज के हमारे साथ जो मेहमान हैं, उनका नाम है अभय अग्रवाल। अभय जी, बहुत-बहुत स्वागत है। और आप बहुत मशहूर हैं इस बारे में कि आप चैनल चेक बहुत जल्दी कर लेते हैं और पता कर लेते हैं नब्ज़ कि क्या चल रहा है। आई थिंक वो क्लैरिफाई कर रहे थे कि टीवी चैनल नहीं, मतलब एक्चुअल चैनल चेक, जो मतलब दुकान में जाके जो चेक करते हैं। दुकान जाके चेक करते हैं। हाँ जी। नहीं, परफेक्ट। और ऐसा ही होना भी चाहिए कि कैसे मार्केट चल रहा है। तो अब ऐसा हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है। तो बिना समय ज्यादा लिए हुए, लोगों सोच रहे होंगे जल्दी बात करो यार। तो पहला एकदम स्ट्रेट सवाल है, क्या बाजार में बॉटम बन गया है? जी, मेरा मानना है कि बन गया है। और अब जो और दो दो इसके रीजंस हैं मेरे कहने के, जिसको मैं पहले महीने भर 1.5 महीने से भी हमारी चर्चा चल रही है। इसमें दो कारण जो हैं नीरज जी, एक तो ये है कि जो इंडिया में एक अर्निंग स्लोडाउन देखी हमने, जो पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स आए, दिवाली के बाद से कंजम्पशन लेड बाइंग जो थी वो काफी वीक थी, और उसका पूरा इम्पैक्ट हमें दिखा क्वार्टरली रिजल्ट्स में जो जनवरी फरवरी में आए, ऑटो सेक्टर में, पेंट्स में, और उसकी वजह से एक मार्केट में पार्टिसिपेंट्स में, इन्वेस्टर्स के दिल में एक एक डर बैठा कि क्या एक अर्निंग स्लोडाउन अब एक स्ट्रक्चरल इशू है, क्या ये साइक्लिकल है, या इस तरह से अर्निंग्स गिरती रहेंगी। और उसके कारण थे कि कंजम्पशन जो गिरा वो इसलिए गिरा क्योंकि एक तो आरबीआई ने काफी टाइटनिंग करी लिक्विडिटी की सिस्टम में, रिस्क वेट बढ़ाए, एनबीएफसीज को गाइडेंस दी कि ज्यादा एग्रेसिव लेंडिंग ना करें, इंटरेस्ट रेट बढ़े, दूसरा टैक्स रेट्स हाई थे, इन्फ्लेशन हाई था, तो उसकी वजह से काफी कंजम्पशन कम हुई। इस क्वार्टर में नीरज जी हमने जो चैनल चेक्स करे वापस, तो एक दिख रहा है कि अभी एक इंप्रूवमेंट है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ी एक रिवर्सल आ गया है और सडनली बहुत लोग काफी बाइंग कर रहे हैं, पर जो डिस्काउंटिंग हुई इस पूरे क्वार्टर में, उसकी वजह से बाइंग डेफिनेटली वापस आई है। जो बजट में जो टैक्स का रिलीफ मिला उसका भी इम्पैक्ट दिखा है, आरबीआई ने रेट काटा उसका भी थोड़ा अर्ली स्टेजेस हैं पर इम्पैक्ट दिख रहा है। अगर अप्रैल में एक और रेट कट होता है तो पूरा इम्पैक्ट दिखेगा। तो ये जो एक डर था कि जो अर्निंग्स हमारी हैं वो अब गिरती रहेंगी या ग्रोथ कम हो जाएगी, मुझे लगता है कि एक मार्केट उसको ओवरराइड करेगा। तो एक तो ये हमारा अर्निंग्स इंप्रूवमेंट का एक कारण है मार्केट में बॉटम बनना। दूसरा है जो काफी पैसा एफपीआईज का वापस गया, और स्पेशली जनवरी और फरवरी में गया और थोड़ा मार्च में भी जा रहा है, उसका भी रिवर्सल मुझे लगता है कि होगा, जल्दी ही होगा। वो इसलिए क्योंकि यूएस डॉलर जो है, जो 9% बढ़ा था ट्रम्प की प्रेसिडेंसी अनाउंस होने के बाद, वो काफी वीक हुआ है। 109 से इंडेक्स से डॉलर जो है अब 102 पे आ गया है आज। तो 7% जो है वो डॉलर डेप्रिसिएशन हुआ है। दूसरा, इंटरेस्ट रेट जो यूएस में है वो भी गिरे हैं। तीसरा, यूएस का जो टैरिफ की वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है उसका भी अब लोगों के दिल में डर बैठ रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो वापस जो पैसा इमर्जिंग मार्केट से, इंडिया से यूएस गया था, अब वो वापस निकलेगा और निकल रहा है ऑलरेडी, और वो दिखेगा हमें मार्केट में। तो ये दो कारण हैं नीरज जी, जिसकी वजह से मुझे लगा था कि मार्केट में करेक्शन हमने देखा शार्प, और मुझे लगता है कि अब एक बॉटम बना और एक रिकवरी भी शार्प होगी, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो ये मीडियम टू शॉर्ट टर्म वाला बॉटम है कि अब बस हो गया, इस जो भी 21,700 कितना बन गया था उससे नीचे नहीं जाएगा? देखिए, मुझे लगता नहीं कि कोई कारण है उसके नीचे जाने का, क्योंकि अगर लो ग्रोथ एस्टिमेट भी ले निफ्टी की अर्निंग्स का, तो वो भी 1300 रुपए की अर्निंग्स निफ्टी की फोरकास्टेड है हमारे मॉडल के हिसाब से। तो अगर हम उसको एक हिस्टोरिकल 20 टाइम का फेयर मल्टीपल भी लगाएं तो भी एक 26,000 का एक फेयर वैल्यू निकलता है। तो 26,000 निफ्टी से तो हम बहुत दूर हैं अभी। सो
मैं ये नहीं कहता कि 26,000 हो जाएगा। जब हमने सितंबर में ये एनालिसिस किया था तो फेयर वैल्यू जो हमने इन्वेस्टर लेटर भी पब्लिश किया था वो 21,600 का दिखा रहा था और इट इज रिमार्केबल। और हमने उस टाइम कहा था कि ये हमारा फेयर वैल्यू का एस्टिमेट है, जरूरी नहीं है कि मार्केट वहां पे जाएगा, पर गया वहां तक। और अब जो हमारा फेयर वैल्यू का एस्टिमेट है वो 25,000 और 26,000 के बीच में है। तो मुझे लगता है कोई गारंटी नहीं है कि कब मार्केट पहुंचे, पर पहुंच जाता है। मतलब हो सकता है गिर के पहुंचे, हो सकता है बिना गिरे पहुंच जाए। तो मुझे लगता है कि वापस ये मार्केट 3-6 महीने में 25 से 26,000 निफ्टी के लेवल पे ट्रेंड करेगा। और जो काफी हमने बीट डाउन देखा स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में स्पेशली, मुझे लगता है वहां पे रिकवरी शार्पर होगी, क्योंकि काफी अच्छे स्टॉक्स हैं, हाई ग्रोथ स्टॉक्स हैं, वो भी पिट गए। और थोड़ा सा भी उसमें लिक्विडिटी वापस आएगी तो वो वापस रैली करेंगे। परफेक्ट। तो जैसे अभय सर, हम लोग देखें कि पिछले साल 2024 में जनवरी ने से लेके मतलब अक्टूबर नवंबर तक आरबीआई ने 4 मेजर स्टेप्स लिए थे। एक तो उन्होंने जो 16-17% की क्रेडिट ग्रोथ चल रही थी, तो उनको लगा सीडी रेशियो बहुत बिगड़ रहा है और अलार्म जगा, तो उन्होंने बैंकों को चिट्ठी भी लिखी और स्लो कराया एनबीएफसी को। कई स्टेट्स को बोला कि अनसिक्योर्ड लोन मत दीजिए, वेटेज बढ़ा दिया। फिर दूसरा उन्होंने ये किया कि करेंसी को स्टेबल रखा, एकदम हिलने नहीं दिया करेंसी को। फिर धीरे धीरे उन्होंने ये किया कि जो तमाम जगहों पे लिक्विडिटी थी उसको भी उन्होंने सक आउट किया। और चौथा, उनको जब ये लगा कि करेंसी थोड़ी हिलने वाली है, तो उन्होंने 60-70 बिलियन डॉलर का डॉलर शॉर्ट किया। बट इन सब में सबसे ज्यादा मुश्किल आई करेंसी की। तो ये 3-4 स्टेप आरबीआई ने लिए और उसकी वजह से मार्केट में काफी ज्यादा हलचल। अदरवाइज तो एफआईआई तो पिछले 9-10 साल से नेट सेलर ही है, पिछले 11 सालों में 9 साल से नेट सेलर है। लेकिन इतनी बड़ी गिरावट, और ट्रंप का इनॉग्रेशन 20 जनवरी को हुआ, उससे पहले ही शुरू हो गई थी। तो मेरा सवाल ये कि पिछले 6 महीनों में, यानी अगर हम 1 अक्टूबर से ले, जहां से मार्केट में फॉल शुरू हुई थी, वहां से अब तक आपने 2 चीजें कही कि हमको सिम्टम्स दिख रहे हैं जो कि डेरिवेटिव्स हैं, बट बेसिक बदलाव क्या देखा आपने? कुछ इकोनॉमी में रिवाइवल, चैनल चेक्स वगैरह किए? जी, बेसिक सबसे बड़ा मैसेज यही है कि जो हमारी कंजम्पशन डिमांड है वो रोबस्ट है। और ये मैं काफी कॉन्फिडेंस से आपके साथ कह सकता हूं कि कोई जो एक एग्जांपल लेते हैं हम ऑटोमोबाइल्स का। जब हमने दिवाली के बाद चैनल चेक्स किए थे, तो दिवाली में एस्टिमेट होता है कि फेस्टिव सीजन है, अच्छी सेल होगी, ओवर स्टॉकिंग हुई थी। और हमने पाया था कि ऑन एन एवरेज जो इन्वेंट्री है डीलर्स के पास, वो ऑटोमोबाइल ओईएम्स के पास नहीं, वो डीलर्स के पास जो इन्वेंट्री है जिसकी बिलिंग हो चुकी है डीलर्स के पास, वो करीब 80 दिन के ऊपर की थी। वो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि जो एवरेज इन्वेंट्री होती है वो 33 से 36 दिन की होती है डीलर्स के पास। तो इतना बड़ा इन्वेंट्री को क्लियर करना बड़ा मुश्किल है। और उसमें कहते हैं डीलर्स फिर अपने हाथ खड़े कर देते हैं, वो ओईएम्स को बोल देते हैं कि आप गाड़ियां मत भेजिए। इसका एक रिजल्ट ये निकला कि बहुत अग्रेसिव डिस्काउंटिंग हुई इन्वेंट्री क्लीन अप करने के लिए दिसंबर में और जनवरी में, अक्रॉस द बोर्ड। ऑटोमोबाइल्स की बात नहीं कर रहा, सारे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन आइटम्स की, इंक्लूडिंग रियल एस्टेट की मैं बात कर रहा हूं। पर जब डिस्काउंटिंग के बाद अब इन्वेंट्री काफी लीन है चैनल्स में, ये हम देख रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल का ऑन एन एवरेज करीब 20-22 दिन की इन्वेंट्री होगी, जो एवरेज से कम है। तो इसका मतलब ये है कि जो ओईएम्स के पास अभी एबिलिटी है कि नए लॉन्चेस करें और थोड़ा प्राइस हाइक भी ले सकते हैं, जो उन्होंने काफी समय से नहीं लिया। तो बड़ा मैसेज यही है नीरज जी की कंजम्पशन थोड़ी स्लो डाउन हुई, पर बायर्स मार्केट में अभी भी हैं। लोग हैं जो चाहते हैं ट्रैवल करें, अभी भी लोग हैं जो चाहते हैं गाड़ियां खरीदें, अपने घर में पेंट कराएं, पेंट पॉलिश लगाएं, वेकेशन पे जाएं। वो कंजम्पशन में कोई कमी नहीं है, बाहर खाना खाएं, इन सब में कोई कमी नहीं है। मतलब ये एक बड़े स्ट्रॉन्ग और रेजिलियंट इकोनॉमी का साइन है। तो इससे मेरे को कॉन्फिडेंस मिलता है कि ये जो हमने डाउनटर्न देखा कंजम्पशन में, वो एक साइक्लिकल डाउनटर्न था फॉर रीजन, जैसे आपने कहा, जो 4 आपने रीजन बताए आरबीआई के। मैं कहूंगा लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं आरबीआई के पावर को, कि कैसे वो अगर टाइट करें तो कितना बड़ा इंपैक्ट आ सकता है उसका कंजम्पशन पे, और उसका फिर अर्निंग्स पे, और उसका फिर मार्केट पे। तो और जब आप 6 महीने पहले भी हमने एक शो किया था आपके साथ पहले चैनल पे, जब भी हमने डिस्कस किया था कि कैसे आरबीआई ने जो टाइटनिंग की थी पिछले साल जनवरी में, उसका इंपैक्ट रियल दिखा हमको फेस्टिव सीजन के आसपास। तो ये बड़े लॉन्ग टर्म
डिसीजंस हैं, आई एम होपिंग कि जो अब नई लीडरशिप है आरबीआई में वो ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है, बिकॉज इन अ ग्रोथ मार्केट लाइक इंडिया ज्यादा टाइटनिंग करके भी फायदा नहीं है, क्योंकि आपको ग्रोथ को चेस करना पड़ेगा, तभी आप एज अ कंट्री ग्रो कर सकते हैं, लोगों को एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दे सकते हैं, जीडीपी पर कैपिटा बढ़ा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें यूएस की तरह एक बड़ा टाइट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे रहना चाहिए। कभी फिस्कल डेफिसिट हमारा 0.2-0.3% स्लिप भी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है, एज लॉन्ग एज ग्रोथ उसको कॉम्पनसेट कर रहा है। इंटरेस्टिंग पॉइंट है सर। अब देखिए कि जब आप क्रेडिट ग्रोथ को सप्रेस करेंगे तो डिपॉजिट ग्रोथ भी सप्रेस होगी ना। मनी क्रिएशन तो तभी होगा जब डिपॉजिट आएगा, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ेगी। तो बैंकों को तो आपने एकदम, क्या ऐसा लगता है कि आपको क्या आरबीआई इस पूरी फॉल के लिए जिम्मेदार है? अगर ये शो, तो सुने गुस्सा हो जाएंगे। आप अगर ये शो पब्लिकली नहीं करते तो फिर इस पे अलग चर्चा होती। और मैं कहूंगा नहीं, एक मैं तो जिम्मेदारी उनके पास, पर आई थिंक एक इन्वायरमेंट भी उस समय अलग था। हो सकता है जो डेटा आरबीआई काफी डेटा ड्रिवन एंटिटी है, वो जैसा डेटा देते हैं उसको रिएक्ट करते हैं। हो सकता है उस टाइम पे कुछ ऐसा डेटा देख रहे होंगे जो ट्रम्प की प्रेसिडेंसी में उन्होंने एस्टिमेट नहीं किया हो कि उसका क्या इंपैक्ट होगा। सडनली यूएस डॉलर 9% अप्रिशिएट हो जाएगा, आज तक नहीं हुआ किसी प्रेसिडेंट के आने के पहले। तो ये काफी यूनिक चीजें भी हुई जो आई थिंक आरबीआई को एक टफ कॉर्नर में पुश कर दिया जिन्होंने। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। और देखिए यूएस इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी है, फिर भी इतना बड़ा डेफिसिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी पावरफुल करेंसी है और इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। एक दिन कभी हम लोग यूएस पे भी चर्चा करेंगे और अपने मित्र को बुलाएंगे, अमेरिका वाले को। एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि अभय सर के साथ जब मैं चैनल में था, जब मैंने शो किया था, तब से वो लगातार हर शो में कहते हैं, अगर आपने नहीं देखा जाके देख भी सकते हैं, कि कंजम्पशन डिमांड गिर रही है। तो चैनल चेक आपका बहुत ही स्ट्रांग है कि कंजम्पशन गिर रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो मार्केट में इसका इंपैक्ट दिखेगा। और जब तक डेटा पब्लिक होता है तब तक तो खेल हो जाता है ना। लोगों को तो डेटा दिखा जनवरी फरवरी में, और आपने तो सितंबर और उससे पहले जुलाई अगस्त से कहना शुरू कर दिया था, और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, वो चीज अब रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है। अर्ली बड़ी ग्रीन इंटरेस्टिंग शूट में बात है। नीरज, बिल्कुल ग्रीन शूट से मतलब ग्रीन अब शूट सिचुएशन वर्स नहीं हो रही है, सिचुएशन हल्के हल्के इंप्रूव हो रही है। और मैंने देखा है ये जो साइकिल्स होती है, इकोनॉमिक साइकिल, जिसमें पहले धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होती है और फिर वो स्पीड पकड़ता है, फिर वो फास्ट तरीके से ग्रो करता है। तो एज अ कंज्यूमर इकोनॉमी तो हम बहुत रेजिलियंट हैं और रहेंगे, जस्ट बाय डेमोग्राफिक्स। यंग पॉपुलेशन है, कंज्यूम करना चाहती है, ट्रैवल करना चाहते हैं, तो हमारा कंजम्पशन मार्केट बिल्कुल ग्रो करेगा। थोड़ा सरकार से ये सपोर्ट रहेगा, जैसे उन्होंने किया, बजट में टैक्स रेट कम किया, दूसरी तरफ जीएसटी को थोड़ा रैशनलाइज करें, इन्वेस्टमेंट करने वालों को थोड़ा और एनकरेज करें। तो आई थिंक ये थोड़ा गवर्नमेंट और आरबीआई से सपोर्ट मिला तो मुझे लगता है कि इंडिया एज अ कंज्यूमर मार्केट विल बूम अगेन। बड़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिसमें कुछ एक लोग तो ये कह रहे हैं कि झील पूरी भर चुकी है और अब वो ओवरफ्लो हो रही थी, इसलिए नीचे खाली होना शुरू हुई है, और अगले 5 साल तक तो आप भूल जाओ कि आपका एवरेज रिटर्न बन पाएगा। जितना बन गया है बहुत है, वो एवरेज आउट होकर जीरो के आसपास रहेगा। आपको भी ऐसा लगता है क्या? देखिए क्या होता है नीरज जी, एक मार्केट में एक ह्यूरिस्टिक बायस जिसको हम पढ़ते हैं, कि एक होता है रिसेंसी बायस, कि जो आपका नियर टर्म एक्सपीरियंस रहा है आप उसी को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं। तो अब हो सकता है किसी का रिटर्न ना बना हो, तो अब वो यही कह रहा है कि आगे भी नहीं बनेगा। पर ये मुझे लगता है कहना एकदम गलत है कि एक ही बात को आप लेके, एक ही थ्योरी लेके आप पूरे मार्केट को, इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा देश है, 130 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पे, उनकी एस्पिरेशंस है, तो ये कहना कि ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, मार्केट में कुछ रिटर्न नहीं बनेगा, मेरे को लगता है एकदम बचपना है थोड़ा। तो आई थिंक इन सब थ्योरीज में लॉस्ट होने की बजाय एज एन इन्वेस्टर हमारा काम है कि ढूंढे अपॉर्चुनिटीज, नए सेक्टर्स एमर्ज हो रहे हैं, नई कंपनीज एमर्ज हो रही हैं, नए लीडर्स एमर्ज हो रहे हैं, जहां से फिर से मार्केट आपको मौका देगा 5 बैगर बनाने का, 10 बैगर बनाने का। उसके लिए कंपनीज पे रिसर्च करना पड़ेगा, और चैनल चेक्स तो एक पार्ट है, पर कंपनीज को समझना, कन्विक्शन बनाना, वो ज्यादा जरूरी है। सिर्फ मार्केट को देख के कि आज ऊपर है कल नीचे है, अभी 3 महीने नीचे रहा, अब आगे भी नीचे रहेगा, वो मार्केट का ओवरले अलग रहता है। उसको एनालाइज करने में ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इन्वेस्टर्स को टाइम स्पेंड करना चाहिए। कंपनीज पे फोकस करें, अच्छे बिजनेस ढूंढें जो 10 बैगर, 20 बैगर, 100 बैगर बने, तब रिटर्न बनेगी वहां से। एब्सोल्युटली, इसमें कोई शक नहीं, और इसके लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेनी चाहिए। ज्यादा अपनी डेढ़ अकल लगाने से नुकसान हो सकता है, हियर एंड से तो पक्का नुकसान होगा। अच्छा, एक चीज बताइए
एक सेक्टर है जहां पे लोग बहुत ज्यादा निवेशित थे, पैसा भी बनाया लोगों ने, लेकिन वहीं से उनको झटका मिला। मतलब जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, धोखा भी वही देता है। तो अब ये धोखा था या एक उसको झकझोरना कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक कराया, वो है पीएसयू सेक्टर। और डिफेंस को हो, रेलवे को हो, इंफ्रा के हो, मेटल को, बहुत सारे स्टॉक्स में खूब पैसा बनाया लोगों ने, और वो बुरी तरीके से गिरे भी। अब पीएसयूज के जो स्टॉक्स हैं उस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये एक पूरा सेगमेंट है नीरज जी, जो आप पिछले 10 साल से देखेंगे तो इस एक 2 साल 3 साल के पहले तक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था और लोगों ने इस सेक्टर को एकदम छोड़ दिया था। बल्कि थिंकिंग ये थी कि ये ऐसा सेगमेंट है जहां पे कुछ हो ही नहीं सकता है। अब जो है पिछले 2 साल में जो रिकवरी आई है इस सेक्टर में, वो आई एक एक्सपेक्टेशन की गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, बिजनेस बनेगा। मुझे लगता है कि मार्केट ने ओवर एस्टिमेट किया स्पीड ऑफ रिवाइवल, स्पीड ऑफ ग्रोथ। ये कंपनीज ने जो परफॉर्मेंस है, इनकी जो ऑर्डर इनपुट इनटेक है, डिलीवरी है, उस पर काम कर रहे हैं, बैलेंस शीट अच्छी है, स्ट्रांग हो रही है, पर मार्केट ने इनको बहुत जल्दी ओवर प्राइस कर दिया। तो जो स्टॉक 1 टाइम बुक वैल्यू पे चलता था, वो सडनली 4 टाइम बुक वैल्यू पे हो गया। तो मुझे नहीं लगता कि इन कंपनीज की कोई गलती है उसमें। एक्सपेक्टेशन जो मिसमैच हुई इन्वेस्टर्स की बहुत एग्रेसिवली, उसकी वजह से थोड़ा करेक्शन लाजमी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो फेयर वैल्यू होती है उसकी तरफ मार्केट रिवर्ट करता है। मुझे लगता है ऑन एन ओवरऑल बेसिस डिफेंस और रेलवेज, ये 2 सेगमेंट ऐसे हैं जो बहुत ही यूनिक है इंडिया में, और अगर आप पेशेंस रखेंगे एज एन इन्वेस्टर तो आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड करेंगे ये। और पेशेंस यही रखनी है, जैसे आपने कहा कि अब अगर आप लॉस में भी हैं तो उसको सस्टेन करिए, रखिए पोर्टफोलियो में। कई बार होता है कि हम एक स्टॉक 100 रुपए पे लेते हैं बहुत कन्विक्शन के साथ, वो किसी कारणों की वजह से 50 रुपए पे हो जाता है, पर वही स्टॉक फिर बाद में जाके 200 भी हो जाएगा। तो आपको ये देख के कि 100 रुपए का 50 हो गया तो ये तो मैंने कुछ गलती कर दी, वो गलती ना करिए। अगर आपने 100 रुपए पे लेके शायद अग्रेसिव मार्केट में गलती करिए, 50 पे बेच के और गलती करेंगे। तो मेरा यही सलाह है कि ये जिसके पास एलोकेशन नहीं है पीएसयू, स्पेशली डिफेंस और रेलवेज की अगर मैं बात करूं, तो ये बहुत अच्छे सेगमेंट्स हैं जिसमें एलोकेट करना चाहिए डेफिनेटली। और जिसके पास है ऑलरेडी, अगर पोर्टफोलियो थोड़ा लॉस में भी है तो उसकी चिंता ना करें, एवरेज कर सकें थोड़ा डाउन तो कर ले, नहीं भी कर पाए तो रखेंगे 2 3 4 5 साल में डेफिनेटली आपको अच्छी रिटर्न मिलेगी। तो फिर जो ये पीएसयू स्टॉक्स हैं, इन्होंने लीडरशिप ली थी लास्ट 2-3 इयर्स की रैली की, और एक बात ये लोग कहते हैं कि मार्केट में जब नई तेजी बनती है तो लीडरशिप चेंज होती है। तो इस बार कुछ लीडरशिप भी चेंज होगी, कोई नया सेक्टर भी उभर के आएगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, क्योंकि लोग ये ढूंढते रहते हैं कि एक बेयर मार्केट खत्म हुआ तो नया बुल मार्केट, तो वहां पे कौन सा सेक्टर हो। हमेशा हमने देखा एक सेक्टर कोई ना कोई होता है जो आउट परफॉर्म करता है। कभी एक टाइम था जब आईटी ने आउट परफॉर्म किया, फिर फार्मा ने आउट परफॉर्म किया, फिर उसके बाद बैंक्स ने आउट परफॉर्म किया, लास्ट रैली में पीएसयू स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। तो एक इसमें अल्टीमेटली क्या होता है नीरज जी की, जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जिस सेक्टर से होती हैं वही वही सेक्टर आउट परफॉर्म करता है। और अगर वो ग्रोथ वाला सेक्टर जो है वो एक आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिले तो वो आउट परफॉर्मेंस और भी ज्यादा सस्टेन करती है। और पीएसयू में यही हुआ था कि सडनली ग्रोथ स्टॉक्स बन गए और वैल्यूएशन बहुत रीजनेबल थी, तो सबने अच्छा आउट परफॉर्म किया पिछली रैली में। मेरा ये एक्सपेक्टेशन है कि हमारा जो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर है, जिसपे हम भी पिछले 2 साल से अंडरवेट है, बल्कि 6 महीने पहले, 1 महीने पहले तक तो हमारे पास एक भी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज और एनबीएफसी का स्टॉक नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि काफी एक्सेसिवली बीटन डाउन है, स्पेशली मिड और स्मॉल कैप बैंक्स और एनबीएफसी। ये कॉन्ट्रा कॉल है, क्योंकि लोग आप कहें कि ये तो हर जगह मुसीबत ही दिख रही है, सब कलेक्शन एफिशिएंसी कम है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, प्रोविजनिंग बढ़ रही है, लॉस बढ़ रहा है, डिपॉजिट ग्रोथ नहीं है, कासा नहीं है, हर तरह की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है बॉटम एक स्ट्रॉन्ग यहीं पे बनता है जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ग्लूमी होती हैं और वैल्यूएशंस जो हैं काफी अच्छे मिड और स्मॉल मिड कैप मिड साइज बैंक्स की भी मैं बात करूं और एनबीएफसीज की, तो बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस हैं अभी। मुझे लगता है ये जो सेगमेंट है ये, और दूसरा फार्मा कंपनीज, ये मुझे लगता है 2 सेक्टर्स हैं जो जो अब इस साल मेरा एक्सपेक्टेशन है कि आउट परफॉर्म करेंगे। आपने खरीदारी शुरू कर दी? जी, बैंक हमने ऐड किया है, 2 बैंक ऐड किए हैं अपने मॉडल पोर्टफोलियो में जनवरी में। तो दोनों मिड साइज, एक थोड़ा छोटा है, एक मिड साइज बैंक है, वो हमने ऐड किए हैं पोर्टफोलियो। मुझे लगता है कि ये जो प्रोविजनिंग उन्होंने ली वो इसलिए ली
क्योंकि डिफॉल्टर्स बढ़े उनके लास्ट क्वार्टर में, पर काफी प्रोविजनिंग वो ऐसी थी कि वो विलफुल डिफॉल्टर नहीं है। लास्ट क्वार्टर में इतना लिक्विडिटी का स्ट्रेस था, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर में, कि लोग चाहते हुए भी पैसा नहीं दे पाए, तो उसकी प्रोविजनिंग करनी पड़े। मुझे लगता है आगे जाके वो प्रोविजनिंग रिवर्स होगी तो जो प्रॉफिट है वो भी उतना बढ़ेगा इन बैंक्स का और नेटवर्क भी बढ़ेगी। तो मेरा एस्टिमेशन है कि इस सेगमेंट में लोगों को थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, स्मॉल एंड मिड साइज बैंक्स एंड तो ओवरऑल मार्केट में सारे सेक्टर्स, मतलब कहीं से भी जोड़ लें, पूरा मान लीजिए एक यूनिवर्स ले, तो उसमें आप अभी हेजिटेंट बायर हैं, फुल ऑन बायर हैं, या कुछ और स्ट्रेटजी है? नहीं, देखिए, जहां पे हमको कन्विक्शन है, हमारा जिस सेक्टर्स में हम ओवरवेट थे अभी भी ओवरवेट हैं, ईएमएस है, सीडीएमओ है, फार्मा, इंश्योरेंस, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारे सेगमेंट्स में जिसमें हमारे पास ओवरवेट थे वो अभी भी हम ओवरवेट हैं। और कन्विक्शन है तो जो मार्केट में करेक्शन भी हुआ उसमें हम ड्रिप करते रहे, ऐड करते रहे। अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए थे तो हमने 5-5 रुपए करके इन्वेस्ट किया, क्योंकि ये मालूम नहीं कि बॉटम कहाँ पे है। तो अगर एक फेयर वैल्यू का एस्टिमेशन है और लग रहा है कि ये मार्केट अपॉर्चुनिटी दे रहा है बिलो फेयर वैल्यू कुछ एक्यूमुलेट करने का, तो बिल्कुल हमने उसका फायदा उठाया। एज एन इन्वेस्टर हम ज्यादा कैश कॉल लेते नहीं है नीरज जी, क्योंकि अगर मार्केट करेक्ट होता है तो एक्चुअली वो एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास एलोकेशन बढ़ाने की रादर देन कम करने की। काफी लोग इन्वेस्टर्स ये गलती करते हैं कि जब मार्केट तेजी में होता है तो वो एलोकेशन बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो अच्छा समय है सिर्फ प्राइस देख के, और जब गिरता है तो कम कर देते हैं। वो होना इसका उल्टा चाहिए, क्योंकि आप अगर स्टॉक प्राइसेस को छोड़ के सिर्फ फंडामेंटल वैल्यू को असेस कर पाए तो आप पाएंगे कि बेयर मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करने में ज्यादा फायदा है। और जब तेजी का मार्केट हो, जब सब आपको बोल रहे हैं कि यही मार्केट में आपको लेना है, तब एलोकेशन को अपना कम करें, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छी स्ट्रैटेजी है। नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग है सर। उसमें देखिए, स्टॉक पिकर मार्केट है इंडिया का मार्केट। आप इंडेक्स देख के अगर व्यू बनाएंगे ना तो झील आपको हमेशा भरी हुई दिखेगी। मैंने पॉडकास्ट किया था एक और फंड मैनेजर थे अनिरुद्ध जी के साथ, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 27 सितंबर को सब बेच दिया था और 27 जनवरी को मैं 100% इन्वेस्टेड हूँ। मैंने जो कैश कॉल थी खत्म, मैं पूरा पैसा डाल दिया मार्केट में। ऐसे भी लोग हैं कि उन्होंने मतलब 2 महीने पहले ही पूरा इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्टॉक पिकिंग की, उनको लग रहा है कि अब ये सही है तो उन्होंने कर दिया। तो ये तो बात सही है कि आप स्टॉक चुनिए, मार्केट देखते रहोगे तो फिर तो हो सकता है आपको हमेशा डर लगता रहे। एक सवाल और, उसके बाद थोड़ी गॉसिप पूछनी मुझे आपसे। पहले तो ये बताइए कि गोल्ड जो आपका एकदम फेवरेट है, जो आप हर महीने खरीदते रहते हो बहुत सारा, वो अब 90,000 के पार चला गया है। जी बिल्कुल चला गया। और तेजी होगी क्या गोल्ड में? देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपकी और मेरी जो बात हुई थी कि गोल्ड तब ऊपर जाता है जब नीरज जी गोल्ड खरीदते हैं। ये नीरज जी का एक टेक्निकल टूल है ये, और उन्होंने मुझे बताया कि गोल्ड कभी मत खरीदना जब तक मैं ना खरीदूं, और जब मैं खरीदूंगा तो बता दूंगा। और ये एक्चुअली ऐसा ही हुआ है, ये मैंने देखा है। मैंने देखा है, क्योंकि जब पिछली बार गोल्ड प्लेटू कर गया था तो आपका मन नहीं हो रहा था, फिर आपने एक दिन कहा कि नहीं मैं गया, मैंने ले लिया, और उसके बाद से रुक ही नहीं रहा है ये गोल्ड। तो इसमें तो आपको ज्यादा एनालिसिस आपका ज्यादा हाथ है गोल्ड की रैली में ग्लोबल लेवल पे। पर जितना मुझे दिख रहा है नीरज जी, मुझे लगता है कि ये काफी फिजिकल डिमांड ड्रिवन रैली है। तो नॉट ओनली पीपल, जो ज्वेलर्स भी मैं देख रहा हूँ, वैसे तनिष्क का भी एक ऐड आया कल पेपर में, आप देखेंगे तो तनिष्क ने लिखा है कि आपके पास पुराना गोल्ड है लेके आइए, हम उसको 0% डिडक्शन पे हम आपको कन्वर्ट करके नया वो देंगे। तो क्या ज्वेलर्स भी अब कह रहे हैं कि आप हमको कैश मत दीजिए, आपको ज्वेलरी खरीदनी है, आप गोल्ड दे दीजिए, क्योंकि एक फिजिकल जो गोल्ड है उसकी डिमांड जो है वो ड्राइव कर रही है प्राइसेस को। और एक बड़ा डर भी है ग्लोबल लेवल पे कि जो बैंक ऑफ इंग्लैंड जो दुनिया भर का गोल्ड जमा करके रखता है, अगर सारी सरकारें उससे गोल्ड लेने के लिए आ जाए तो कितना गोल्ड फिजिकली मिलेगा, ये भी एक बड़ा फियर साइकोसिस बन रहा है। क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास जितना गोल्ड है उसमें सिर्फ 6% यूके का गोल्ड है नीरज जी, 94% दूसरे देशों का है। तो जैसे इंडिया ने अपना गोल्ड थोड़ा लिया, बाकी देश भी आ रहे हैं अपना गोल्ड लेने। वहां पे यूएस में फोर्ट नॉक्स की अभी ऑडिट, उसका 30 साल से ऑडिट नहीं हुआ है, तो किसी को मालूम ही नहीं कि वहां पे कितना गोल्ड है। तो ये जो अब एक सिचुएशन बन रही है गोल्ड की, तो ये मुझे लगता है कि ये गोल्ड में एक बड़ा स्पाइक भी आ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ फियर कि जो फिजिकल गोल्ड है वो अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा।
तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छा सेटअप बन रहा है एक टेक्निकल शार्प स्विंग का, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी एडवाइस करूंगा इन्वेस्टर्स को कि लेट ना जाएं इस रैली में। अगर एक और स्पाइक सडनली देख के आ गए तो हो सकता है कि थोड़े समय तक साइडवेज करेक्शन में उनको निकालना पड़े। पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि गोल्ड अच्छा एसेट क्लास है, हमेशा हर पोर्टफोलियो में 5-10% होना चाहिए। मेरे वाइफ का व्यू है कि 100% होना चाहिए, और वो हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड से ठीक भी निकली है। सर, अपने अपने मैं फंड उनके मैनेजर साथ हूँ। वो 100% सही है। जी बिल्कुल बिल्कुल 100% चाहिए, और मुझे रोज याद भी दिलाते हैं इस बात का। तो तो मुझे लगता है सारा ये जो वेल्थ इफेक्ट है इंडिया में, ये भी एक अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि जो भी है घर में सोना है, एक एक लोगों को सेफ्टी, साइकोलॉजिकल सेफ्टी प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है कि इंडिया में जो भी हो, $5 ट्रिलियन का असेसमेंट है कि हमारे पास जो गोल्ड स्टॉक है करंट प्राइस पे पूरे देश में $5 ट्रिलियन का। तो और उतना ही मुझे लगता है हमारे पास है जो अनकाउंटेड है, तो करीब $10 ट्रिलियन के अगर हमारे पास, और हमारी जो स्टॉक मार्केट की मार्केट कैप है वो $4 ट्रिलियन है। तो ये जो लोगों ने सालों दर सालों, पुश्तों दर पुश्तों गोल्ड अपना जमा किया है, वो उसका इम्पैक्ट अब दिख रहा है मार्केट में। बड़ी इंटरेस्टिंग जो यूएस में चल रहा है ना कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में गोल्ड की कमी हो रही, और कोरिया ने तो अपने आप रोक ही दिया था कि गोल्ड बार्स नहीं बेचेंगे कमर्शियल बैंक्स। फिर फ्रंट नॉक पता नहीं कहाँ कहाँ गोल्ड इधर से उधर रीवैल्यू किया जाएगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा। इतना कुछ चल रहा है गोल्ड में, जियो पॉलिटिक्स तमाम चीजें चल रही है। तो गोल्ड, ये बात सही है कि 50% का रिटर्न बन चुका है। अब और पता नहीं कितना चलेगा, लेकिन अब यूबीएस कह रहा है $3200 का भाव तो आना ही आना चाहिए। वैसे दिवाली धनतेरस में तो आप 1 लाख के ऊपर का मान लीजिए, उतना तो नहीं, मुझे पक्का लगता है है। शायद उसके पहले हो जाए। जिस तरह से स्पाइक है ना कि जो मैं देखा अभी, जो ज्वेलर से हमने थोड़ा बात किया, तो आप सब ये स्कीम चला रहे हैं कि हम आपको ज्वेलरी देंगे, आप पैसे मत दीजिए, पुराना गोल्ड ले आइए। तो उनको डर है कि अगर हमने सब इन्वेंट्री बेच दी तो गोल्ड लाएंगे कहां से नई इन्वेंट्री बनाने के लिए, नई ज्वेलरी बनाने के लिए। तो आप देखेंगे अभी काफी स्कीम्स आएंगी इस तरह की बड़े ज्वेलर्स की, कि आप पुराना गोल्ड लीजिए, हम आपको बेटर प्राइस भी देंगे, जीरो डिडक्शन देंगे, उसके बदले में नई ज्वेलरी देंगे। क्योंकि कोई ये नहीं चाहता अभी ज्वेलर की ऐसी सिचुएशन आ जाए कि फिजिकल स्टॉक ही ना रहे। और ये जो डर है यही ड्राइव करता है प्राइसेस को, यही स्पाइक्स क्रिएट करता है। मुझे लगता है इसमें ज्वेलर्स की ना चित भी मेरी पट भी मेरी। अब आप पुराना गोल्ड लेंगे तो पहले हाँ उसको जब गलाएंगे तो आप थोड़ा कट मारेंगे। कट मारेंगे मतलब कि आपने पुराना ज्वेलर उसको गला वला दिया, फिर जब दोबारा बनाएंगे तो फिर से मेकिंग चार्ज लेंगे, तो मतलब लगा कुछ नहीं और कमाई कमाई है। अपना तो कोई नुकसान नहीं, मेकिंग चार्ज वसूल लेंगे, और तनिष वगैरह बिल्कुल। तो मतलब 2-3 हजार रुपए ग्राम भी शायद लेते होंगे। तो गोल्ड की कहानी तो नो डाउट अभी बहुत तेज चल रही है। अबे सर, अब बताइए थोड़ी गॉसिप, जैसे क्लब में आप जाते हैं तो जनवरी में जो लोगों का मूड था पिछले साल जनवरी फरवरी में, अभी वैसा ही है या मूड खराब रहता है? दिखता है कि बहुत मजा नहीं आ रहा उनको, थोड़ा दुखी से हैं या गुस्से में रहते हैं हमेशा? कुछ ठंडक आई दिल में कि नहीं अभी? नहीं, आई थिंक कहीं किसी का ज्यादा मूड खराब हुआ, मुझे लगता है नीरज जी कि ये जो पूरा करेक्शन है ये मार्केट में और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने बड़ा मेच्योरिटी से निकाला है। फ्रैंकली मैं कहूं तो इतनी मैंने मेच्योरिटी किसी ने नहीं कहा कि हमको डिस्ट्रेस में है, हमको निकालना है, हमको लॉस बुक कर दो। तो और बल्कि एलोकेशंस बढ़ाए लोगों ने इक्विटी में, जो थोड़ा बहुत एसआईपी का इफेक्ट आया उसको जाने देते हैं। पर आई थिंक हमने जो देखा फ्लोज भी अच्छे स्ट्रॉन्ग रहे, किसी का मूड नहीं खराब हुआ। बल्कि मुझे लगता है कि जो कंज्यूमर है उसने जो डिस्काउंटिंग हुई ऑटोज की, 2-3 लाख रुपए का डिस्काउंटिंग हुई जनवरी में, मुझे लगता है मार्च में फिर से होगी। अभी जो मार्च 30-31 तारीख तक इन्वेंट्री निकालने के लिए, उसमें लोगों का ध्यान ज्यादा रहा कि कैसे उससे फायदा उठा ले हर चीज में। और आप देखिए अभी भी ट्रैवल में, एयरपोर्ट्स में दोपहर की फ्लाइट ले लीजिए भरी हुई है, शाम की फ्लाइट, सुबह की फ्लाइट। महाकुंभ में क्या हुआ सबने देखा। तो ये देश ऐसा है कि मूड किसी का खराब नहीं है, बल्कि अभी भी कॉन्वर्जेशंस फिर से वही शुरू हो गई है कि भाई करेक्शन है तो क्या ले लें, आप क्या ले रहे हैं, क्या लेना चाहिए। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि काफी पॉजिटिव ही है एनवायरनमेंट। मुझे नहीं लगता कि किसी के दिल में कोई डर है या कोई बिजनेस स्लो डाउन कर रहा है या कम कर रहा है अभी। वो जो फंड मैनेजर्स के बीच में झगड़ा चल रहा था, कुछ एक वो एक आप एक वो ग्रुप आपके मित्र हैं सारे।
एक ग्रुप कुछ और बोल रहा था, एक ग्रुप कुछ और, आपस में ही मैंने उसपे एक छोटे सा क्लिपेट बनाया था कि भैया हाँ। देखो आपस में ही लड़ गए हैं सब लोग। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सही कौन गलत है। नहीं, पर वो तो आप देखो ना, तो अब हर स्टॉक मैं जो ले रहा हूँ कोई बेच रहा है, मैं जो बेच रहा हूँ कोई ले रहा है, तो हमारा ही हर ट्रेड में एक डिफरेंस ऑफ व्यू है पार्टिसिपेंट्स का, कि रिलायंस का शेयर एक नाम के लिए किसी ने बेचा, किसी ने खरीदा, जिसने खरीदा उसका व्यू है कि बढ़ेगा, जिसने बेचा उसका व्यू है कि गिर जाएगा। तो उस तरह का झगड़ा तो रोज ही चलता रहता है मार्केट में, और बुल्स और बेयर्स के बीच की जो लड़ाई है। और आई थिंक जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी है वो भी इन्वेस्टर्स को एक अपॉर्चुनिटी देता है कि एक थॉट थ्रू कॉल ले कि कोई बुलिश है तो क्यों बुलिश है, कोई बेरिश है तो क्यों बेरिश है, क्या रीजन है। आपको जरूरी नहीं है कि आप उनसे उनकी बात माने, पर सुने तो एक डेटा पॉइंट और मिल जाता है। जरूरी नहीं कि जो वो कहे वही करें आप। ये इंटरेस्टिंग है सर, जो लोग बहुत डेटा पढ़ते हैं ना, एक ऐसे मैंने फिलोसफिकली एक किताब पढ़ी तो उसमें लिखा कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा डेटा पढ़ेगा, मतलब जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हासिल करेगा, उसकी सोच उतनी नेगेटिव होती जाएगी। अब ये एक बहुत अजीब सा स्टेटमेंट था, तो मतलब ये इसको लेके कोई गुस्सा ना हो। तो फिर मैंने इसको सोचना शुरू किया कि यार ये जो फिलॉसफी बताई गई है कि ज्यादा, मतलब इसका सीधे जोड़िए, ज्यादा ज्ञान दुख का कारण है। बहुत ज्यादा जान गए हैं आप तो आप दुखी रहते हैं दिन भर, क्योंकि पूरे संसार की आपको चिंता हो गई है, सारे डेटा, माइन्यूट डेटा भी देख रहे हैं। तो इस पे वो कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा नादानी भी ठीक रहती है, कभी कभी ना देखो यार, इग्नोर करो ना, हर चीज क्यों देखना है, क्योंकि बहुत नहीं, आई ज्यादा थिंक आप वो अगर डेटा में भी, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मतलब जरूरी नहीं है कि आप पढ़े जा रहे हो उसको 100%, जब तक आपको डेटा नहीं मिलेगा तब तक आप डिसीजन नहीं लेंगे। मुझे लगता है जो अच्छे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन है वो आपने जो रेलेवेंट चीज है, जैसे आपने कहा चैनल चेक, वो हमने देख लिया कि दुकानदार है जो हमारे इन्वेस्टर है, एमएसएमई डीलर, वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई अच्छी डिमांड है, अभी तो देखो आप बैठो चाय पियो, मैं आता हूँ क्योंकि बहुत ग्राहक खड़े हैं, वो दिख जाता है ना आपको। तो आप उसके बारे में मैं क्यों वेट करूं कि जब वो आरबीआई की रिपोर्ट में आएगा तब मैं पढ़ूं कि कंजम्पशन में क्या हो रहा है। वो तो मैं दादर के मार्केट में मैं 6 दुकानें ढूंढ के जाऊंगा शनिवार को देखने, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या मार्केट का हाल है। 2-3 ऑटो डीलर के पास चला जाऊंगा तो पता चल जाएगा, विजय सेल्स में जाऊंगा पता चल जाएगा कि क्या मूड क्या है लोगों का। आप और जो क्रेडिट ऑफटेक की जैसे आपने बात करी, वो भी इसलिए गिरा क्योंकि पिछले दिसंबर में जो एमएसएमई थे वो स्टॉक नहीं कर रहे थे इन्वेंट्री। अगर आप इन्वेंट्री स्टॉक नहीं करेंगे तो वर्किंग कैपिटल नहीं लेंगे, वर्किंग कैपिटल नहीं लेंगे तो बैंक के रिजल्ट्स पे उसका फर्क आएगा, इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो डेटा की जो आपने बात करी ना नीरज जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक 100% डेटा की जरूरत नहीं है आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए। आपने एक जो रेलेवेंट डेटा है, जो आपने अपना प्राइमरी रिसर्च कर लिया, वो ज्यादा रेलेवेंट है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात है सर, क्योंकि जो डेटा के आधार पर अपना व्यू बनाता है उसका व्यू डेटा बायस्ड है। और जो फ्यूचर प्रोडिक्शन ले रहा है, जैसे आप लोग फ्यूचर प्रोडिक्शन ले रहे हो कि आगे की सोच के ले रहे हैं, वो बहुत ही ऑप्टिमिज्म का संकेत है। और अगर आप बिल्कुल प्योरली डेटा पे जाएंगे तो फिर आपकी वाइफ हमेशा कहेंगी गोल्ड ही लगाओ, फिर क्यों शेयर लगाना, जब 12-13% रिटर्न बन रहा है तो फिर शेयर क्यों खरीदने का। तो लेकिन आप कई चीजें फ्यूचर प्रोडिक्शन पे लेते हैं, रिस्क लेते हैं, और उसी का प्रीमियम मार्केट आपको देता भी है। तो बहुत ज्यादा, मतलब आप कह रहे हैं कि अब चिंता की जरूरत नहीं है, मार्केट ठीक ठाक हो गया है और डेटा ये दिखा रहा है, डेटा मतलब चैनल चेक ये दिखा रहा है और ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि अब चीजें नॉर्मलाइज हो रही, या जो रन रेट था वो गिरने का, नेगेटिविटी का रन रेट बहुत कम हो रहा है, बिल्कुल, धीरे वो धीरे मैं न्यूट्रलाइज बहुत होगा। गारंटी के साथ कह सकता हूँ जी। परफेक्ट सर, तो बड़ी अच्छी चर्चा रही और कई सारे आपने सेक्टर्स भी इंडिकेट किए दर्शकों के लिए कि कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। तो आप जब भी खरीदें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लें। इस शो में कोई बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। वैसे मैं डिस्क्लेमर एक बाद में चला भी देता हूँ, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग नए फाइनेंशियल में एक बार फिर से चर्चा करेंगे कि देखें अब नए फाइनेंशियल ईयर्स में क्या लोग की राय बनती है, क्या अपने एस्टिमेट लेके आते हैं, एनएवी क्या पॉपअप करते हैं कि नहीं करते हैं, इन सब पे बिल्कुल। डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। अब सर तो बहुत बहुत नीरज जी, शुक्रिया इसके पहले हमारे। आप हाँ, इसके पहले आप जाएं, मेरा भी आपसे एक सवाल है जो मैं बड़ी सीरियसली आपसे पूछता हूँ कि अभी आपके क्या रिकमेंडेशन है ओटीटी पे, क्या देखा जाए? सर ओटीटी पे, मतलब मैं पहले तो बताऊं, दो पिक्चर मैंने देखी, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। एक मैंने आजाद फिल्म देखी, आपने क्यों देखी? देखी? मतलब मेरे को खुद को अफसोस हो रहा था मैंने क्यों देखी। मैंने इसलिए देखी कि उसमें वो नई लड़की आई है और हाँ, अजय देवगन का भांजा आया, तो हमने कहा चलो देखें कुछ कर रहा है। बहुत ही निराशा हुई, मतलब वो पूरी फिल्म वो काले घोड़े के इर्द गिर्द घूम रही थी और इतनी मतलब
थकी हुई स्टोरी, इतने खराब डायलॉग्स, इतनी हल्की फ़िल्म कि जी। मतलब पूरा 2.5 घंटा बर्बाद हो गया। और उसके पहले एक फ़िल्म देखी थी मैंने फ़तेह, ओह! जो सोनू हाँ, सूद की थी। सोनू उसमें सूद की, करेक्ट। फ़तेह मतलब उसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है उस फ़िल्म की कि सोनू सूद ने अकेले मेरा अंदाज़ा है कि कम से कम 150-200 मर्डर किए होंगे। वो मतलब जॉन विक की कॉपी, मुझे लगता है मैंने उसका पिक्चर नहीं देखी पर उसके प्रोमोस देखे थे। वो जॉन विक की वही मुझे लगा थोड़ी कॉपी है। कोई मतलब एक आदमी अकेले 150 250 लोगों को मार रहा है पूरी फ़िल्म के दौरान, मतलब गज़ब है वो भी। तो ये 2 फ़िल्में बहुत ही निराशाजनक रही हैं। एक सीरीज़ आई सुजाल 2 जिसका सुजाल हुँ, 1 अच्छा पार्ट था। सुजाल 2 मैंने अभी देखना शुरू किया है, तो उसको मैं देखूँगा। और आश्रम 3 पार्ट 2 भी मैंने देखा। हुँ, तो ठीक है, ओके है, मतलब वो उसी कंटिन्यूएशन में कोई बहुत ख़ास नहीं, लेकिन सुजाल देखते हैं, कह रहे हैं लोग कि हुँ। शायद ये अच्छी हो सकती है। मेरी तो वाइफ ने यही भी सब कहा था, आज उन्होंने एक पिक्चर देखी कल, बी हैप्पी, अभिषेक बच्चन की नई, तो वो बहुत खुश थी वो पिक्चर देख के। उन्होंने कहा वेरी गुड मूवी आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ओके, तो हाँ, मैंने उसको देखा है कि वो प्राइम पे पड़ी हुई दिख रही है। हाँ, तो हाँ। आज़ाद देखने के बाद मैं थोड़ा डर गया था, तो मैंने फिर हिम्मत वो ये जो रिसेंसी बायस की हमने बात करी थी ना, कि जो आपका वही है। पहला रिसेंट एक्सपीरियंस है, अब वो आपको डराएगा। उसकी देखोगी ना तो फंड मैनेजर का काम भी ऐसा ही होता है। सीरियसली मतलब वो इससे डर गया, उसमें तो हिम्मत नहीं पड़ी। अब आपने कहा तो मैं अब हिम्मत जुटा के देखूँगा उसको। तो चलिए सर, अभी वीकेंड में हम लोग और अच्छी-अच्छी फ़िल्में देखेंगे और नए साल में एक बार बिल्कुल। फिर से चर्चा करेंगे, या कोई नई चीज़ निकल के आती तो हम लोग उस पे बातचीत करेंगे। और काफ़ी मज़ेदार ये चर्चा रही। बहुत-बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू नीरज जी। दर्शकों को भी जुड़ने के लिए। और एक एक अपील मुझे करनी है सर, लोग शो देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, अरे सब्सक्राइब भी करो ना यार। मैंने एक एक दिन देखा, मैंने एक शो मेरा जिसमें 80% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया शो देखा, केवल 20% ने किया। ये ये रेशियो ये यार ये ठीक नहीं है। ये राहुल गांधी की रैली की तरह हो गया आपके साथ। मतलब यार, आए हो तो वोट भी दो ना यार। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग देंगे और फिर हम लोग ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग इनसाइट्स आपको देते रहेंगे। कोशिश हमारी ये है कि आपके डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद हो सके। इससे ज़्यादा मुझे आपसे और कुछ नहीं चाहिए, आप खाली एक क्लिक कर दीजिएगा। अबे सर, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, और हम लोग एक बार फिर से कभी जुड़ेंगे कोई नए जी इश्यू, बिल्कुल। नए टॉपिक। जी। थैंक यू नीरज जी।